तामुन फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन हो गए, नताइज आ गए, हुकूमत साजी के मराहल चल रहे हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े इस वक्त गुरु जो हैं अपने वो ताकत आजमाई के साथ साथ अपने इस वक्त शिकंजे खोले जा रहे हैं और दूसरों को शिकंजे के अंदर लिया जा रहा है और अपने पत्ते खेले जा रहे हैं। गुज़िश्ता बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कुछ अच्छी बातें हुई। बिलाशुबा किसी भी जमात से हूँ, मैं हमेशा जो अच्छी चीज़ है उससे बात करता हूँ। चार्टर ऑफ इकॉनमी में महरूम रहा, मेरे कान महरूम रहे कि वो सुनने को तरसते रहे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी की बातें भी सुनने को मिली। गुज़िश्ता रोज़ हमें ये भी सुनने को मिला कि कुछ अच्छा किया जाए, मिल बैठा जाए। लेकिन मिल बैठने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ज़रदारी साहब ने कहा कि आप भी आएँ, मिल के इस मुल्क को लेकर आगे चलें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना मौक़िफ़ भी है, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए भी हैं और उन्होंने 3 जमातों के साथ बैठने से इनकार किया है। बाकी उन्होंने कहा इकट्ठे करें फॉर्म, इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से भी PTI के एक MNA ने जो है उनसे कागजात फॉर्म 45 कलेक्ट किए हैं, आप भी हमें दें ताकि इसको आगे लेके चला जा सके। डॉक्टर हसन मसूद मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन दिल भरा करके इन्होंने सपोर्ट भी किया और भरपूर तरीके से कैंपेन भी अपने मद्दे मुकाबले उनको टिकट मिला है, उनको उनकी कैंपेन चलाई। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपके हल्के में तो वैसे बड़ी ड्रामाई तब्दीलियाँ होती रहीं, बड़े बड़े नाम थे मैदान के अंदर। 2018 इलेक्शन में कुछ एतराज़ात थे आपके दोस्तों के कि कुछ शख्स आपके साथ नहीं दूसरों के साथ इलेक्शन लड़े थे, अब तो मिलके भी लड़ा लेकिन वो नताइज सामने नहीं आ सके। क्या किया आप लोगों ने हल्के के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब। आप एक जेन्युइन साफ़ी हैं और सिटी 41 के लिए आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, देखें आपने थोड़ा सा शुगर कोटेड बात की। हमारा जो इस दफ़ा का लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने 2018 में डबल गेम की थी। टिकट उनको PTI का मिला था और उन्होंने 4 यूनियन काउंसिल में नीचे मार हामिद रशीद जो कि नून का उम्मीदवार था उसको सपोर्ट किया था। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, उसने मफादात ले लिए, बिक गया। इमरान खान के नाम पे उसको इज़्ज़त मिली, उसको इज़्ज़त रास नहीं आई और आज वो मुँह छुपाता फिर रहा है। और जो कुछ लोग कहते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है, सेहत की वजह से उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, ऐसी बात नहीं है। उसने ख़ुद जब शुरू में इलेक्शन के लिए निकला तो जो लोगों का रिस्पांस देखा उसने, तो उसने फ़ौरन फ़ैसला किया कि मैं अब ख़ुद इलेक्शन ना लड़ूं। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के डर की वजह से उसने अपने बेटे को आगे किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह PTI ने क्लीन स्वीप किया है पूरे फैसलाबाद में। और मैं कहता हूँ कि खान साहब ने भी बहुत हमारी आवाम को कौम बनाने के लिए जो स्ट्रगल की है, लोगों ने भी उसको भरपूर तरीके से अप्रिशिएट किया है और उनका भरपूर साथ दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट नहीं है तो आपसे मैं खुले सवाल कुछ करूँगा। फैसलाबाद में नून लीग को हुआ क्या? क्यों एक सियासी रहनुमा होने के नाते किसी भी जमात की एफिलिएशन थोड़ी साइड पर रखें, तो एक आपका सियासी कदकाठ भी है, तो एक एनालिसिस दे दें इसके ऊपर कि हुआ क्या। देखिए 2024 का जो इलेक्शन है ये 1970, 1946 में नज़रियाती इलेक्शन बुनियादों पे इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 1970 में हुए हैं और उसके बाद आज हुए हैं। आज लोगों ने कैंडिडेट को नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि टिकट किसके पास है, ख़ास तौर पे इमरान खान की मोहब्बत में। और दूसरी बात जो उनकी 17 माह की कारकर्दगी थी, अगर देखें मेरा ज़ाती ख़्याल है एज ए पोलिटिकल वर्कर, अगर ये खान साहब को पिछला टेन्योर पूरा करने देते तो शायद आज नून इस हालत में ना होती। अगर सिंपलीफाई करूँ ना मैं, नहीं वो सारे एक्सेप्ट, खुद भी एक्सेप्ट करते नजर आए। मियां नवाज शरीफ ने बल्कि जलसों में कहा कि जो निवाला हमने लिया है वो निवाला अब गले में अभी तक अटका हुआ है। एक थोड़ा सा आगे चल जाए कि आप लोगों ने पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार को चूज़ किया, बाद में PTI के लोग खुद आप लोग सब ओपनली नहीं, वो हमारी गलती थी। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक सियासी रहनुमा होने के नाते, मरियम नवाज़ आपको लगता है कि नून लीग ने जो वोट बैंक उनका यूथ और ख़वातीन का एक खोया है उसको वापस रिवाइव कर सकते हैं अगर उसे बेहतर चूज़ किया गया इस कैंडिडेट का? देखिए ये बदकिस्मती होगी मुल्क की भी, और लेकिन उससे भी ज़्यादा बदकिस्मती होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अगर वो मरियम को जो उन्होंने अनाउंस किया उसको एज ए CM लेके आते हैं तो रही सही नून भी दफन हो जाएगी। आपके ख्याल में वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? 100% परफॉर्म नहीं कर सकेगी, लेकिन शी डजंट हैव द कैपेसिटी। अभी मैं एक TV चैनल पे प्रोग्राम देख रहा था तो वो कह रहे थे जी कि हमने खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को CM अनाउंस किया है तो उसके बारे में बड़ी मज़ाहमत आ रही है, तो क्यों ना ज़रा कंपैरिजन कर लें जो उन्होंने पंजाब का CM बनाया है। तो सबसे पहले तालीम शी इज़ मैट्रिक। उसने अपने CV में लिखा हुआ है कि
किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, लेकिन जब डिटेल में जाके देखा तो वो नालायकी की वजह से, फेल होने की वजह से शी वॉज किक्ड आउट फ्रॉम द केई, शी कुडंट क्वालिफाई। और जबकि अली अमीन गंडापुर साहब NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। तो ये नहीं, तो फनकार आदमी है, हमें पता है। अच्छा डॉक्टर, थोड़ा सा आगे चले। 2018 में जो टिकटें फैसलाबाद के अंदर दी गई, आप भी टिकट होल्डर थे, लेकिन जो मुंतखब हो गए असम्बली में गए थे, उन्होंने फैसलाबाद के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। मैं ओपनली कहता हूँ एज अ शहरी होने के नाते। लेकिन अब देखें तो आपके बहुत सारे अच्छे फेसेस सामने हैं, मुतमिन हैं कि ये लोग असम्बली के अंदर वैसे परफॉर्म कर पाएंगे जो शहर की महरूमियाँ थी। अगर जैसे राना आफ्ताब साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में कहा कि सुरमा लाओ तो फिर मटक मटक के तुरो, अगर MPA हैं तो फिर आप अपोजिशन में भी हैं तो MPA बहुत तगड़ा होता है, बहुत बड़ी बला है अगर वो खुद को पहचान ले तो। देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, होप फॉर द बेस्ट। इस दफ़ा जेन्युइनली सियासी वर्कर आए हैं अच्छी तादाद में, तो उम्मीद की जाती है कि जो पिछले लोगों की महरूमियाँ थी PTI के दौर में, फैसलाबाद शहर की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, वो उनकी काफ़ी हद तक तलाफ़ी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन मसूद मलिक साहब मौजूद थे, बहुत ही ग्रेसफुल, क्योंकि इनको मैं पर्सनली लाइक करता हूँ कि एक ऐसे लोग जो असम्बली में जाने चाहिए, उनमें से एक ये भी हैं। अगली बार हम इन्हें असम्बली के फ्लोर पर देखना चाहूँगा, क्योंकि ये कुछ लोगों के बारे में पर्सनल ख्वाहिशात इसलिए हैं क्योंकि मैं इस शहर फैसलाबाद का बासी हूँ। जब इस शहर फैसलाबाद के मसाइल आइडेंटिफाई करता हूँ तो मेरा दिल करता है कि वो लोग असम्बली में जाएँ ताकि वो किरदार अदा कर सकें। वो लोग ना जाएँ जो सिंडिकेट के मेंबर बन के साल के सिर्फ एडमिशन लें, यूनिवर्सिटियों की दीवारें टूट जाएँ, यूनिवर्सिटियों के अंदर बदमाशी प्रमोट करें, वो नून लीग के हों या PTI के हों। मैं क्रॉस दी बॉर्डर बात कर रहा हूँ, समझने वाले समझ सकते हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जमातों की बात करें तो वज़ादार जमातों के हवाले से जमात इस्लामी फिर से टॉप ऑफ द लिस्ट है। ख़वातीन की बात हो, यूथ की बात हो, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अमली सियासत के अंदर बुर्दबारी की बात हो, तो जमात इस्लामी ने इस इलेक्शन के अंदर भी अपने आप को बड़ा होने का सबूत दिया है। हमारे साथ महबूब जमान भट्ट साहब मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाशुबा ये इलेक्शन कैसे थे, जैसे थे, एक बड़ा मुतनाज़ा इलेक्शन रहा, आगाज़ से लेकर हो गए, नताइज जो आ गए आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए और जमातों ने कुछ ने एक्सेप्ट कर लिए, कुछ जमातें अभी भी एहतजाज के ऊपर हैं कि वो ये इलेक्शन के नताइज सही नहीं हैं। बिलाशुबा वो 90 सीटें भी ले गए हैं। आप अब क्या देखते हैं कि अब जिनके पास भी मैंडेट आया है, पहले तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ और फिर इसको कैसे लेके चलने के आप क्या मशवरा देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले तो ये है कि ये इलेक्शन बहरहाल तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है, और अगर मैं सिर्फ जमात इस्लामी की बात करूं तो कराची में ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को जो है वो जानबूझकर, हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है, 45 के फॉर्म पूरे के पूरे मौजूद हैं, वो कुछ कह रहे हैं MQM को नीचे से 7,000 को 2 लगाकर 27,000 करके जो है वो उनको आगे कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी नौइयत के बिल्कुल अनोखा रिज़ल्ट है कि जो फील्ड के ऊपर हारने के बाद जो है वो सिर्फ़ हिंसों के अंदर जिताकर डटाई के साथ जो है वो अब उस पर डटे हुए हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जो जीत गए थे लोग, उनको रातों रात बग़ैर किसी बुनियाद के, खा वो दीर के हों, वो बाजोड़ में हों या कराची में हों, तो उनको भी हराया गया है। तो मैं समझता हूँ कि कराची में भी हमारा इलेक्शन कमीशन से ये एहतजाज जारी है, और 16 तारीख को हम इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट करेंगे, और ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे कि ये हक़ को नाहक में बदलना जो है ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी बात जहाँ तक है कि ये इलेक्शन में नतीजा इसका हमारे सामने है। देखें, मैं किसी सियासी पार्टी पर बात नहीं करता, क्योंकि सियासी पार्टी सब यहाँ पर जो है वो पपट से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखते। इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत आई है, इस्टेब्लिशमेंट जीती है, और उसी की हुकूमत होगी, वही 5 साल हुकूमत करेगी। पहले भी वही हुकूमत कर रही थी। इसलिए आवाम की ना किस्मत बदली है ना किस्मत बदलेगी। इसी तरह हम भी इसी तरह गुजारा करते रहेंगे, आवाम को भी इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा, और इस्टेब्लिशमेंट डोरियाँ हिलाती रहेगी और अपनी पॉलिसी नाफज करती रहेगी। कोई ऐसा तब्दीली तो आएगी नहीं। वफाक के अंदर पाकिस्तान से नून ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का नाम दे दिया। जरदारी साहब की कुछ अच्छी बातें रात हमने सुनी, मुझे वो कुछ कायल अच्छी लगी इस लिहाज से, उन्होंने कहा जी जो है हमारे साथ भी कुछ हुआ, सबके साथ हुआ है, अगर मुल्क को लेकर चलना है तो प्लीज़ आगे आ जाएँ। शहबाज शरीफ ने बातें, वो जीता हुआ बंदा अच्छी बातें कर जाता है, उन्होंने कहा जी वो चार्टर ऑफ इकॉनमी जिसके ऊपर सारे चीख रहे थे, आए हम मिल के बैठते हैं। तो आपको लगता है बैठ के काम करना चाहिए? देखें जी, ये दोनों पार्टियां जो है
तीनों पार्टियां ख़ास तौर पर MQM तो ख़ास तौर पर और ये दोनों पार्टियां ये बेनिफिशरीज़ हैं इस इलेक्शन की। ये जो 70 सीटें अक़लीतों की और ख़वातीन की हैं स्पेशल, और नीचे सूबाई असम्बलियों में, ज़ाहिर ये इन्हीं दोनों को ज़्यादा मिलनी है, और जो आज़ाद है उनको तो नहीं मिलेंगी। अब लामहला जो इनका हक नहीं है, एक तो वो इनको मिलेगा, ये जितना भी शोर मचाते रहें। कराची में हम जानते नहीं है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो 7 सीटें मिली हैं, 7 तो उनका हक नहीं बनता था, वहाँ की पोजीशन ही नहीं थी। इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ जगहों पर नून को भी जिताया गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको ये बेनिफिशरीज़ हैं और ये मज़े लूटेंगे। इक़्तिदार जिन्होंने करना है वही करेंगे। ये फ्रंट लाइन पर आकर गालियाँ भी इंशाल्लाह खाएंगे, क्योंकि होना वाना तो कुछ नहीं है, पहले भी हमने देख लिया है। तो बाकी जो है वो अनारकी तो कोई भी नहीं चाहता, हम तो कम से कम अनारकी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये मुल्क स्मूथ चले, लेकिन जिसका जो हक है उसको वो हक दिया जाए। किसी को बिल्कुल आप वाश आउट कर दें, आप उनको इंतकाम का निशाना बना दें, तो उसके नतीजे में ये मुल्क चलने वाला नहीं है। और ये जो आवाम के अंदर एक नफ़रत की लहर फूट रही है, ये कोई ना कोई ज्वाला बनकर जो है वो कोई ऐसा रंग दिखाएगी कि आने वाले वक्त में मुझे तो कोई बहुत अच्छे हालात नज़र नहीं आते। बट साहब, ये इलेक्शंस क्या हैं पाकिस्तान के अंदर? कभी डस्का में धुंध पड़ जाती है, कभी बक्से गायब हो जाते हैं, कभी आरओ इलेक्शन बच जाता है, और कभी आरओ के बाद जो 2018 का था वो मुतनाज़ा फिर हुआ। अब फॉर्म 45 इलेक्शन लग रहा है हमें, तो हर कोई फॉर्म 45, या लोगों को आगाही इतनी आ गई है कि हर बंदा फॉर्म 45 उठा के फिर रहा है। देखें जी, असल में इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट हर इलेक्शन में एक नया तरीका अख्तियार करते हैं धांधली का। कहीं आरओज़ का होता है, कहीं पर जो है वो फॉर्म 45 का होता है, कहीं पर वो रात को वो सिस्टम बैठ जाता है, कुछ और होता है। तो ये मुख्तलिफ है कोई ना कोई, लेकिन अब ये बतदरीज आगे बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये मुख्तलिफ हलकों को होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरीके से अवामी राय को जो है वो दीवार से लगाने के नतीजे में और पसंद और नापसंद के नतीजे में ये मुल्क नहीं चलेगा, और ये एक बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा और जिसमें सारे बह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है लोगों को, तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके एक नेशनल कंसेंसस कायम करके इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हट जाना चाहिए, और नेशनल कंसेंसस कायम करके एक हुकूमत जो है वो कायम करनी चाहिए। जिसका जो हक बनता है उसको वो देना चाहिए। इसके अलावा आने वाले हालात अच्छे नहीं लगते। अमीर जमात इस्लामी के कौन नाम सामने आ रहे हैं? सिराजुल हक साहब ने बड़ी मेहनत की, बड़ी तकद्दो की, लेकिन वो ग्रेसफुली अपनी सीट से स्टेप डाउन कर गए कि मैं वो परफॉर्म नहीं कर पाया जो परफॉर्म करवाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा मैंने कोशिश पूरी की। तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, हमारा एक तरीक़ाकार है, ये इत्तफ़ाक़ है कि हमारा जो अमीर जमात का इंतखाब होता है ये हर 5 साल बाद होता है, और ये मार्च में ही होता है, फरवरी और मार्च में, और अप्रैल में नया अमीर जो है वो हलफ उठाता है। तो उसके लिए हम मरकज़ी शुरा के अरकान को बैलेट पेपर पहले से इलेक्शन से जारी कर दिए गए थे। हमने 3 नाम जो है वो बैलेट पेपर पर भेज भी दिए थे। तो ज़रा इलेक्शन की मसरूफियत की वजह से वो पहले नहीं हो सका, तो फ़ौरन बाद वो 3 नाम वो भी इलेक्शन के ज़रिए से शुरा में हो गए। तो ये कोई नई बात नहीं है। इत्तफाक ये है कि ये इलेक्शन के रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद आया। इसमें सिराजुल हक साहब का नाम है, इसमें लियाकत बलोच साहब का नाम है, इसमें हाफ़िज़ नईम रहमान साहब का नाम इस मरतबा है। वो तो स्टेप डाउन कर गए हैं, सिराज साहब तो इस दौर से खुद ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर होते नज़र आ रहे हैं। इसमें अभी जो है वो हम 17 तारीख को मरकज़ी शुरा का इजलास जमात ने बुलाया है, तो इसमें हम जाएंगे। तो उसमें देखेंगे कि अब इसके 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि उन्होंने अखलाकी तौर पर अपना रिज़ाइन पेश किया हो, और ज़ाहिर है उनका टेन्योर तो अब 1.5 महीना रहता है। तो अगर अखलाकी तौर पर उन्होंने किया तो 1.5 महीने के लिए वो माजरत है उनकी। दोबारा इंतखाब में तो उनका नाम आ चुका है, और वो मुंतखब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये तो अरकान हमारे जो है वो उनकी राय है। और दूसरा ये भी है कि मुमकिन है वो अगले टेन्योर के लिए भी माजरत करना चाहते हैं। तो ये 2 पहलू हैं, इस पर गौर के लिए मरकज़ी शुरा का इजलास बुलाया गया। उसमें सिराजुल हक साहब अपनी पूरी बात रखेंगे, और फिर शुरा जो है वो उसके मुताबिक जो है वो अपनी राय देगी, और मुमकिन है वो शुरा की बात मान जाएं, और जैसे भी होगा वो 17 तारीख को होगा। परसों एक बड़ा ही अहम ख़ास सवाल, फैसलाबाद की सियासत पे अभी बड़ी नज़र है। ये नून लीग को क्या हुआ फैसलाबाद में, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? लोगों ने क्या रिजेक्ट किया आपके ख्याल में? कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सियासी
तज्जियाकार, एक सियासी तबसरे के तौर पे आपसे पूछूं तो क्या करना चाहिए अगर इनको रिवाइव बैक करना है? जिसे किला कहते थे वो तो पाश पाश हो गया। अच्छा जी, इसमें मैं एक चीज़ पहले जमात की अपनी बयान करना चाहता हूँ। हमने जो हम 45 फार्म पूरे इकट्ठे नहीं कर सके, लेकिन अक्सर जगहों पर हमने महसूस किया है कि हमारे वोट ज़्यादा हैं और जो रिज़ल्ट आया उसमें हमारे वोट कम करके जो है वो दिखाए गए हैं। अच्छा, इसकी 2-3 मिसालें हमारे सामने आई हैं। इस्लामाबाद में मियाँ असलम साहब के 2200 वोट ज़ाहिर किए गए रिज़ल्ट में। जब उन्होंने चैलेंज किया तो उनके वोट 19,000 निकल आए। इसी तरह बाज़ हलकों के अंदर, यानी मैं समझता हूँ कि ये भी एक सोची समझी एक साजिश है कि जमात इस्लामी फ़र्ज़ करें 5,000 वोट मिलते हैं तो आप उसको 1,500 अगर शो करेंगे तो इससे जो नफसियाती असर होगा पब्लिक के अंदर भी, कारकुन में, तो यार ये तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ अब हमने रात ही हमारा इजलास था, हमने फ़ैसला किया है कि हम जितने आरोज़ हैं उनके सामने ये अपने हमारे कैंडिडेट चैलेंज करेंगे कि 45 के जितने भी फार्म है वो निकाले जाएँ और उन पर दोबारा गिनती की जाए और हमारे वोट असर नो चेक किए जाएं। हम समझते हैं कि हमारे इससे कई गुना, हम हार गए हैं, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा वोट हैं कि जो जानबूझकर हमारे बैलेट पेपर किसी और थैले में डालकर जहाँ जहाँ जो है वो चेकिंग हुई है ऐसे ही हम जो है वो रिज़ल्ट आया है। एक तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने रिज़ल्ट फैसलाबाद में भी चैलेंज करेंगे, हमारा रिज़ल्ट इससे कहीं बेहतर है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपने फैसलाबाद के रिज़ल्ट के हवाले से पूछी है, मैं समझता हूँ कि इसमें फैसलाबाद ज़रा एक बड़ा शहर है और फैसलाबाद के शहर में ना कुछ जागीरदारी का कोई बहुत ज़्यादा असर है और ना फैसलाबाद में किसी ख़ास हुकूमत ने यहाँ पर कोई इतने बड़े बड़े काम करवाए हैं कि लोग उससे मरहून मिन्नत हों। लाहौर की तरह या किसी और पेशावर की तरह यहाँ पर जो है वो नून की बात आए या यहाँ पर PTI की बात आए या यहाँ पर पीपल्स पार्टी की बात आए, ये इग्नोर्ड शहर, नज़रअंदाज सिटी जो है वो ये ज़िला रहा है हमेशा से। इसलिए यहाँ के अवाम किसी पार्टी के साथ उस तरह से वो एहसानमंद नहीं है। PTI के और इमरान खान के जो मुसलसल एक हमदर्दी का वोट पैदा हुआ और फिर जो सज़ाओं का सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरीके से जो है वो मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल अपना हक जताना शुरू कर दिया यहाँ इस शहर पर कि हम तो बस आ गए हैं और हम होंगे, तो अवाम में एक सख्त रद्द अमल पैदा हुआ और वो रद्द अमल असल में इन्हें ले डूबा। बहुत शुक्रिया महबूब जमान बादशाह हमारे साथ मौजूद। बहुत तफसील में जमात इस्लामी और शहर फैसलाबाद के हवाले से बात हो रही थी। प्रोग्राम आगे लिए चलते हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून से फैसलाबाद की मखसूस नशस्त पर कामयाब होने वाली MPA मेंबर सूबाई असम्बली और पहली बार सूबाई असम्बली के अंदर जाएंगी। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि फैसलाबाद में बेशतर चेहरे बिल्कुल न्यू जा रहे हैं, फ्रेश जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून के भी अगर देखें तो उज़मा जबीन राजा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिवीज़नल सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रही हैं, ये एक कैसा मूव है? सियासत आपके लिए एक बिल्कुल आपने अमली सियासत में कदम तो रखा, लेकिन और कामयाबी भी आपने समेट ली है। अब असम्बली की सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, एक नया हॉल है, नई दुनिया है पूरी। वो क्या समझती है शहर फैसलाबाद के मसाइल के हैं? क्योंकि आपको एक और एजाज़ भी मिलेगा जो पाकिस्तान के फैसलाबाद सिटी के अंदर, म्यूनसिपैलिटी के अंदर कोई MPA नहीं है, तो आप होंगी तो आपको पूरे फैसलाबाद की रिप्रेजेंटेशन अब करनी पड़ेगी, बल्कि आप हुकूमती नशिस्तों पर बैठेंगी तो सिंडिकेट्स की मेंबर भी बनेंगी। तो क्या देखती हैं जिम्मेदारियां कितनी का आएंगी? क्योंकि यहाँ बेशतर हमने देखा कि शहर फैसलाबाद में सिंडिकेट के मेंबर वो बनते रहे जो खुद डिग्रियों पर मुतनाज़ा रहे, जो सिर्फ साल भर एडमिशन के कोटे लेने के लिए रहते रहे, जिसका हमें एजुकेशनल लेवल पे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। देखें जी, बीइंग अ फीमेल जो मैं आपने बात की कि मैं पहली दफ़ा, लेकिन ये है कि क्योंकि सियासत मेरे घर का में हमेशा रही है, प्री पार्टीशन मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में रही है, तो हमेशा से हम देखते आए हैं कि काम किस तरह हो रहा है और किस तरह होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आई होप फॉर द बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह ताला जाके, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं अपने मुल्क में, अपने सूबे में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एजुकेशन लाइन में फैसलाबाद में भी जितना मतलवसा काम हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूलों का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, जितना मैक्सिमम पॉसिबल बच्चों को और नई नस्ल को हम रिलीफ दे सकते हैं, हम दें। टारगेट बहुत बड़ा है, 10,000 कमरे शॉर्ट हैं, 1 लाख के करीब 1,000 कमरा शॉर्ट है फैसलाबाद में।
10,000 के करीब बल्कि ज़ायद हैं इससे टीचर शॉर्ट हैं। एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल लूला लंगड़ा हुआ पड़ा है। तालीम इंग्लिश में है, किताबें उर्दू में पढ़ाई जाती हैं, पेपर डबल आ जाते हैं, स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज है। मैं तो एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम कर थक गया हूँ। तरजीह तालीम सेहत बेड़ा गर्क दोनों डिपार्टमेंट्स का हो चुका है। जी बिल्कुल, आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में एजुकेशन लाइन में जितना तजर्बा किया गया, ख़ास तौर पे एक नेशनल करिकुलम लगा दिया गया, क्योंकि मैं खुद स्कूल चलाती हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम इनके ज़ख्मों पे बच्चों के मरहम रखें और हम एक ऐसा करिकुलम लाएं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, जिसमें इंग्लिश ज़ुबान के भी ऊपर भी बच्चों को अबूर हो और उर्दू पे भी अबूर हो। तो क्या कानून साजी के अंदर ये नहीं लेके चलेंगी कि बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे मसाइल खड़े कर दिए गए, चेकिंग के मराहिल के अंदर बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस लेके एक अच्छा चीज़ है, पोजीशन होल्डिंग ख़त्म की, ये भी एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन बहुत सारे मसाइल तालीमी अदारों के अंदर आ गए। बच्चियाँ हमारी बेटियाँ हैं, ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, ओपन फर्शों पे बैठे हुए हैं, बाहर छत तले हैं, आज भी टाटों का सिस्टम चलता है। इवन फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल साथ इस्लाम नगर है, स्कूल के अंदर कमरे मौजूद नहीं हैं, छतें गिरी हुई हैं, बच्चियाँ बाहर बैठ के पढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बड़ा वीक है एजुकेशन का, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि जितना हतुलविसा कोशिश हो सके हम एजुकेशन लाइन में जितना काम कर सकें, जितना बजट ले सकें, जितना फ़ंड लगा सकें। और ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई ही हमारी एजुकेशन का, हमारी हेल्थ का बहुत वीक है। और आप क्या समझती हैं शहर फैसलाबाद के मसाइल जिनमें से कौन से? क्योंकि मैंने पहले कहा कि आपको मैंने फिरदौस राय साहिबा का जब भी इंटरव्यू करता था तो मैं उन्हें कहता था आप अकलौती फ़ीमेल MP हैं, लेकिन आप फैसलाबाद की अकलौती MP हैं कि आपको निशिस्ती अब आपको मिली है, तो आपने रिप्रेजेंटेशन बहुत हार्ड करनी पड़ेगी। जी देखें, फैसलाबाद में भी जो बेसिक इशू है, मैं यहाँ पे जितना सा निकली और जितना मैंने जाना, इस वक्त का तो महंगाई जो है वो एक बहुत मेजर इशू है। फैसलाबाद शहर का क्या बल्कि पूरे मुल्क का ही महंगाई एक बहुत मेजर इशू है, और लोगों को रोज़गार देना, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं और फैक्ट्रियों में क्योंकि रोज़गार नहीं है, उधर से महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया हुआ है, तो लोगों के लिए डेली जो गुजारा करना है वो नामुमकिन हुआ हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ताजर तबके को रिलीफ दिया जाए, इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए, ताकि इंडस्ट्री का पहिया फिर से चले और लोगों के घरों में फिर से चूल्हे चलें। आप मखसूस नशिस्त पर जब जाएंगी तो सामने खातून, पहली अव्वल खातून वज़ीर आला पंजाब की बनने जा रही हैं, मरीम नवाज़ साहिबा का नाम दिया, अक्सरियत आपके पास है, नज़र आ रहा है नंबर गेम में आप टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे हैं। कोई अनहोनी हो तो और बात है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग लीड करते नज़र आ रहे हैं। क्या मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगा आपको कि ख़वातीन हमेशा इग्नोर्ड बैठी होती थी? पंजाब असम्बली में हम भी देखते थे बड़े मुनफरद अंदाज में असम्बलियाँ चलती थी, लेकिन अब मुझे ख़वातीन भी नज़र आएंगी पार्लिमानी सेक्रेटरी के तौर पर, मशीरों के तौर पर, और बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर। ये होगा मुमकिन? जी इंशाल्लाह, हमें बहुत उम्मीद है कि ये सब कुछ होगा और ख़वातीन को बड़ी अच्छी नुमाइंदगी मिलेगी इस दफ़ा पंजाब असम्बली में, और ये आगे भी मिलती रही है। अगर आप देखें तो ये रही है। जी ये आगे भी मिलती रही है 85 से लेके तो 2000। वो जो कंफर्टेबल जोन है ना खातून का खातून के साथ, जी वो कभी भी आप मेल जी, एंड के साथ बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी था, जो कि मेरा ख्याल है कि ये आप जो आप बात कर रहे हैं ये गैप अब घटेगा और ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से, फ़ाल तरीके से असेंबली में अपना रोल अदा कर सकते हैं। आप डिविजनल सदर भी हैं जी। मरीम नवाज़ साहिबा ख़वातीन को वैसे देखती हैं, आप उनके बड़े क्लोज़ काम कर चुकी हैं। मुझे नहीं पता, मेरे शहर फैसलाबाद के बासियों को नहीं पता कि मरीम नवाज़ कैसी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो क्या आपको लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करेंगी? यंग हैं, कुछ एनर्जेटिक होकर कुछ काम करने में कामयाब हो पाएंगी? चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। रमज़ान सर पे आना है, सबसे पहला चैलेंज आपके सर पे रमज़ान पड़ेगा। रमज़ान में पाकीज़ा महीने में लोगों के पाकीज़ा जो उन्होंने एक फ्रीज़ा अदा करना है, उसमें बहुत सारी सहूलियत देना पड़ेंगी। तो बहुत सख्त टारगेट्स नहीं आप आन पड़े पहले? बिल्कुल एकदम सख्त टारगेट्स तो आए हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने मैडम मरियम को समझा और जाना है, वो एक बहुत रिजिलियंट खातून है, वो एक बहुत जिसको कहते हैं एनर्जेटिक खातून है, और उन्होंने 8-8 घंटे के भी हमारे साथ इंटरव्यूज़ किए, और उन्होंने 2.5 घंटे की या 3-3 घंटे की खड़े होकर भी हमें प्रेजेंटेशंस दी। जितना सा मैं समझती हूँ मैडम मरियम बहुत कुछ नया इंट्रोड्यूस कराएंगी, और इंशाल्लाह ताला लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग पंजाब में आवाम को बड़ा अच्छा रिलीफ देंगे। मैं अब थोड़ा सा आगे चलूँगा। 2024 के नताइज कबूल कर लिए, बल्कि मुझे ख्वाजा आसिफ की बात भी पसंद आई कि सारे सब जगह एहतजाज कर रहे हैं, हम हारे हैं, हम फिर भी नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। तो पंजाब के अंदर अब जब आप गवर्नमेंट बनाएंगे तो जो 2024 के नकाइस हैं
उन्हें भूल तो नहीं जाएंगे, बहुत बदतरीन शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। डिवीज़न फैसलाबाद, डिवीज़न गुजरावाला जो कि किले थे नून लीग के, वो किले बिल्कुल मुनहदम हो गए, मुखालफी ने कब्ज़ा कर लिया, तोपों की सलामियाँ दी गई आप लोगों को तो वहाँ से कि आपको बिल्कुल रेडिकेट नज़र आए हम वहाँ से। तो क्या अब ग्रास रूट लेवल पे जो यूथ के अंदर, जो ख़वातीन के अंदर 2 ही सेक्टर हैं, 2 ही सेक्टर मरीम नवाज़ लीड करती हैं, तो इन 2 सेक्टर्स के अंदर आप कुछ मुनफरिद करके ये जगह जो खोई है 2024 में, इसको कवर अप करने में किरदार अदा कर सकें, कामयाब होंगे? बिल्कुल, हम इंशाल्लाह ताला जो ये जगह खोई है इसको हम इंशाल्लाह ताला वापस रिगेन करेंगे। लेकिन इन रिज़ल्ट्स को हम हरफ़े आखिर भी नहीं जान सकते, इन पे हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं फैसलाबाद और गुजरांवाला के, और मेरा ख्याल है कि मेरी पार्टी लीडरशिप इसके लिए कानूनी चाराजोई भी करेगी। यानी कि आप चाह रही हैं कि अभी कानून साजी के साथ साथ आप कानूनी चाराजोई करेंगे, ताकि क्योंकि हम बाकी जमातों की तरह तो है नहीं कि हम रोने लग जाएं और हम सड़कों पे निकल आएं और हम आवाम को भी बहकाएं। हम लोग इसका जो कानूनी तरीका है हम वो अपनाएंगे। तो कितने आज़ाद और अरकान लेने की ख्वाहिशमंद हैं आप लोग के, और अरकान को भी समेटा जा देखिए सके? जो तो प्योर आज़ाद अरकान है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। वो तो 2 चिन्योट से भी आ चुके जी हैं कि वो जो प्योर आज़ाद अरकान थे वो तो बड़ी आसानी से हमारे साथ ज्वाइनिंग देंगे। बाकी भी आज़ाद अरकान तो जिसका नाम ही आज़ाद है उसके लिए किसी भी पार्टी में जाने में या ज्वाइनिंग देने में मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है। लेकिन वो आपके अपने लोग भी अंदर से कह रहे हैं ना, ये लोटे हैं, लोटे आ रहे हैं, नहीं लोटे आ रहे देखिए, हैं। ये तो अगर आप देखें तो 2018 में भी आज़ाद अरकान के बगैर हुकूमत नहीं बनाई गई थी और एक प्यारा बहुत तेजी से घुमा गया था जी। बिल्कुल ओपनली लिए थे। तो इसलिए जो आज़ाद अरकान है मेरा ख्याल है उनको हमें नहीं डिस्प्यूटेड बनाना चाहिए कि जिसके नाम के साथ ही आज़ाद लगा हुआ है या कोई बोतल या कोई शटल कॉक के निशान से जीता हुआ है, उसके लिए किसी भी पार्टी में आना मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी अनहोनी चीज़ होगी। अच्छा, आप भी यहाँ कह रही हैं कि कुछ इलेक्शन के अंदर चीज़ें मुतनाज़ा थी, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पीपल्स पार्टी मांगती रही, अब आप लोग भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली या किसी को भी नहीं मिली? देखें जी, मेरा नहीं ख्याल कि मेरा ख्याल है तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, हर किसी को निकलने का हक मिला, हर किसी को कैंपेन करने का हक मिला। जो कानूनी तौर पे अगर आप ये कहें कि 9 मई वाला ख़ास तौर पे वाक़या था उस पर किसी को रिलीफ दिया जाए तो मेरा ख्याल है वो कौम के साथ भी ज़्यादती है, वो ज़्यादती होगी। यहाँ बिल्कुल जी। उज़मा जबीन राजा हमारे साथ मौजूद थी साहिबा, जो कि इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुई हैं मखसूस नशिस्त पर। इनका नाम 16वें नंबर पे था, तो जब पंजाब असम्बली के नून लीग की 70 नशिस्तें मुकम्मल हुई तो ये सेफ साइड के अंदर वहाँ मखसूस नशिस्त के अंदर आ गई। अभी पंजाब के अंदर जो नशिस्तें हैं वो 30 के करीब हैं, तो अभी अगर 12 से ज़्यादा जायद MP फैसलाबाद या कहीं से भी और आते हैं तो एक और ख़ातून 33वें नंबर पर फैसलाबाद की मौजूद हैं, उनका नाम भी अंदर ऐड हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये पंजाब असम्बली की मेंबर बन चुकी हैं। ऐसे पंजाब फैसलाबाद के अंदर 5 सूबाई असम्बली के मेंबरान हो चुके हैं और डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर 7 जो नून लीग ने जीती हैं इनको मिलाकर, और 2 जो हैं आज़ाद रुकन और तीसरा आज़ाद और जो कि चिन्योट से 3 लोग आ चुके हैं। तो तादाद जो है पाकिस्तान से नून यहाँ बढ़ाती नज़र आ रही है। पहले 6 थे, फिर 8 हो गए, फिर 9 हो गए, अब 10 के करीब जो तादाद है वो पहुँच गई। तो नून लीग आहिस्ता आहिस्ता अपनी सफ़ें बढ़ाती नज़र आ रही है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात तमाम सियासी जमातों की कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट जारी किए। वो बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो भी वो फैसला हो उसके मुताबिक NA 102 से कामयाब होने वाले चंगेज़ अहमद खान काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर पंजाब बार भी हैं। कुछ वक्त हमें दे रहे हैं, उनकी इस हवाले से उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। काकड़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं इस वक्त सिनेरियो क्या बन रहा है वफाक के अंदर? गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये कह रही थी मिल बैठे हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब में भी अक्सरियत वो कह रहे हैं हमारे पास है। आप इस वक्त कैसे सिनेरियो देख रहे हैं कि फैसलाबाद में एक आप हैं या एक आधा और MLA MP मौजूद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी ऑलमोस्ट सारे रुपोश नज़र आ रहे हैं? क्या फिर ऐसे हुकूमत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोटिंग हो पाएगी, सिलसिला आगे चल पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब के सब कोई रिपोर्ट नहीं है, ना ही कोई अंडरग्राउंड है। आज ही मैं साहबजादा हामिद रज़ा और सारे दूसरे निसार जाट साहब इकट्ठे थे, क्योंकि अभी बेसिकली इलेक्शन छोटा था और छोटे इलेक्शन में हमेशा मेहनत ज़्यादा होती है, तो थकावट मैं खुद बीमार हूँ। मैं आज दूसरे तीसरे दिन बाद ऑफिस आया हूँ। तो एक तो मैं आपको विद क्लैरिटी कह दें कि PTI के तमाम लोग साथ हैं, कोई किसी के इधर उधर नहीं है। फैसलाबाद के तमाम MP है, तमाम जो है MN वो वी आर ऑन बोर्ड, और वो जल्दी हम जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी क्लियर कर देंगे।
ये एक प्रोपोगंडा है उनकी तरफ से, अदरवाइज कुछ नहीं। दूसरी बात जो है, जो रात आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ जो है अपना इकोनॉमी की बात करते हैं, ये डिकोसली है। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है तो हमारी 75 सीटें जो है वो हमें वापस करें। हम 175 सीटों से जीते हुए हैं। फैसलाबाद की 10 सीटें जो हमने जीती हुई हैं। मेरी सीट का भी आपको पता है जी बिल्कुल कि मैं जीता हुआ था और मेरा रिजल्ट लेट किया गया, 48 आवर्स लेट किया। क्यों? ज़रा कुछ ना कुछ करना चाहते थे, अदरवाइज मेरिट तो ये था। सुना जा रहा था मैनेज हो रही है, यही हो रहा था ना। और लेट करने का मकसद क्या था कि मैनेज किया जाए चीज़ों को, जो है वो टॉपल किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, तो वो जो है हमारी 175 सीटें दे। फैसलाबाद में ये नहीं लग रहा कि आरओज ने ज़्यादा पावरफुल होने का मुजाहरा किया एज कम्पेयर टू किसी भी डिवीजन में देखा जाए? तो यहाँ आरओज ऐसे लगा कि आरओज कॉन्फ्रेंस एक हुई है जिसमें उन्होंने फैसला किया कि इकट्ठे जाएंगे जिधर जाएंगे, तो इसलिए वो मजबूत रहे। मैं समझता आई सैल्यूट ऑल आरओज कि ये उन्होंने अल्लाह से डरे हैं, ये अल्लाह का खौफ है, और वो जिसमें अवाम का दिया हुआ मैंडेट है उन्होंने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है, और अपनी जो ट्रू स्पिरिट ऑफ ड्यूटी है वो अवाम के खादम है, किसी के खादम नहीं है, और उन्होंने अपनी जो मेरिट पे ड्यूटी दी है, और आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम। और ड्यू टू दैट वेरी रीज़न ये फैसलाबाद बच गया। अब फैसलाबाद के 3 हलकों में ये हुआ है। हाफिज़ साहब 40,000 से जीते हुए हैं बाबर से, ये ज़ुबान ज़द आम सारा कुछ है। हाफिज़ ताउला जीता हुआ 7,000 वोट से। इसी तरह समुद्री आप साहब के तो 353 से हारे हैं और 5,000 वोट 4400 वोट रिजेक्ट है वहाँ। नो मतलब अलग कंसोलिडेशन में सारा ये करना होता है, नहीं किया चलें वो हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अगर इकानमी का भी है, जो है चार्टर ऑफ इकानमी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें ये है कि लोगों ने जिसको मुंतखब किया वहाँ, मैं जब इलेक्शन कम्पेन थी मेरी, मैं उसमें भी यही बात करता था कि यार जमहूर को हक के राय दे दो, वो मुझे मुंतखब करेगी, मैं मुंतखब हो जाऊंगा, मेरे अपोनेंट को करेगी, उनके हक का एहतराम करो, उनकी राय का एहतराम करो। बहुत सारे उन्होंने ग्रेसफुल का मुजाहरा किया, साद रफीक हैं, आपने भी कुछ नाम लिए, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ, नहीं होना भी यही चाहिए ना। मैं बाहर के इलेक्शन की बात करता हूँ, हम 2-2 वोटों से भी इलेक्शन हारते हैं, 2-2 वोटों से भी इलेक्शन हारते हैं। हम हारा हुआ जीते हुए कैंडिडेट के गले में हाथ डालता है, अगले दिन दोनों मिलके बाहर की बेहतरी के काम करते हैं। इसी तरह अगर हम इस पाकिस्तान का बेहतरी के लिए सोचना चाहते हैं, बेहतरी करना चाहते हैं, तो फिर वो जेनुअनली जो जीते हुए हैं उनको उनका मैंडेट दिया जाए, और उनके साथ मिलकर जो है उनके साथ मिलकर फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी तय कर लें, चार्टर ऑफ इकानमी भी तय कर लें। ये तो नहीं है कि किसी का मैंडेट चुरा के, चोर से भी कभी कोई अच्छे की तवक्को हो सकती है। काकर साहब आप तो कानूनदान भी हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या अमल अपनाया जाएगा? वो पार्टी डिसाइड कर रही है। देखें जी, पार्टी हमारी मीटिंग कर रही है, जो पार्टी की सीसी की, क्योंकि मैं सीसी का मेंबर नहीं हूँ, जो सीसी का डिसीजन होगा उसके मुताबिक हम सब बाउंड हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी फैसला होगा, वो अगर किसी के साथ इत्तेहाद करना चाहेंगे तो हम एज पर पार्टी पॉलिसी उस पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया। चंगेज़ अहमद खान काकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही ब्रीफली और बड़ी कंसाइज गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसलाबाद के तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली मुतहद हैं, ना कहीं जा रहे हैं ना कहीं जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द करेंगे जिसमें सबको सामने ला के खड़ा किया जाएगा और वो पार्टी के लिए ऐलान करेंगे। प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार के अंदर हमारे पास हक है, हम भी कोशिश करेंगे तो अपना वज़ीर-ए-आज़म का जो कैंडिडेट है वो सामने लेकर। जी देखिए, आपको पता है हम 100 के करीब जो बाहर जो कहते हैं 92 चल रहे हैं, बिल्कुल 100 के करीब हमारे पास हैं सारा, तो वो जीते हुए हैं। तो एक्सरीती पार्टी का ये जो डंडोरा पीटते हैं एक्सरीती पार्टी का, तो ये ऐसे एक तरफ कहते भी है तहरीक इंसाफ, तो एक्सरीती पार्टी तहरीक इंसाफ दे हमें हक, तहरीक इंसाफ के आज़ाद नहीं है, हम नामजद हैं, हमने टिकट जमा करवाई है, हमारी पार्टी एग्जिस्ट करती है। निशान लेने से पार्टी की शनाख्त तो ख़त्म तो नहीं हो जाती ना। निशान नहीं दिया, उनकी मेहरबानी है, पहले बल्ला था, अब हर निशान हमारा है, सारे निशान हमारे। बहुत शुक्रिया, यहाँ आगे प्रोग्राम में लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया चंगेज़ अहमद काकर साहब ने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है। उमैर, क्या कहेंगे कि इस वक्त हुकूमत साजी के लिए आपको कल बड़ी अच्छी बातें भी हुई हैं। मैं इसमें हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट देता हूँ कि जब साबिक गवर्नमेंट थी, बानी PTI जब तकरीर करते थे तो पीछे से बिलावल भुट्टो जरदारी उठ के कहते थे, इफ़ दिस अ मैटर ऑफ पाकिस्तान आई एम विद यू, आई एम नॉट
विद एनी ऑपोजिशन। सेम आज जरदारी साहब ने कल गुज़िश्ता रात बात की कि पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है, आप अगर मैंडेट शहबाज शरीफ ने कहा आपके पास है, पीटीआई के पास, वो ले लें, लेकिन अगर नहीं मैंडेट तो जिसके पास है उसके साथ चलें, ताकि इस पाकिस्तान को एक बार चलने दें। ये एहतजाज, लॉन्ग मार्चेज़, और मेरे ख्याल में जो शेर अफजल मरवत ने कहा दोबारा एहतजाज करना है, बस कर देनी चाहिए। KPK में इलेक्शन ठीक हो गए हैं, जहाँ ज़्यादा डिप्लॉयमेंट थी आर्मी की, पंजाब में जहाँ कम डिप्लॉयमेंट थी वहाँ मुतनाज़ा हो गए हैं, सिंध में ठीक हुए हैं, बलूचिस्तान में ठीक हो गए, सारे पंजाब में धांधली हो गई है, और नून लीग तो हार हूर के भी उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में अब जमहूरी जो रवायात है उसको परवान चढ़ाना चाहिए। बिलाल, सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होना चाहिए। सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको आगे बढ़ना चाहिए। आप देखें 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और गुज़िश्ता रात जाके ये फ़ैसला हुआ है कि जो इक़्तिदार की मसनद है वो किसके पास जाएगी, और इस हवाले से खैर नून लीग की जानिब से तो इब्तदा में ही जोड़ तोड़ शुरू कर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कुछ खामोश दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें अपने जो बानी PTI है उनके हवाले से इजाज़त का इंतज़ार था, लेकिन उनकी जानिब से जब ये कहा गया कि वो मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इस तरह की वो जमात जो है जहाँ जिन्होंने रिगिंग की हुई है इंतखाबात में, उसमें से किसी के पास नहीं बैठेंगे। अगर तो नज़रियाती लिहाज से देखा जाए, जो PTI का नज़रिया है कि अगर वो ये एडमिट दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे रिगिंग हुई है, और अगर इसके बरक्स वो इन जमातों के साथ बैठते तो फिर इनका जो बयानिया था उसको नुकसान पहुँचता। रिगिंग हुई या नहीं हुई ये तो अब इदारे और अदलिया जो है वो इस बात का तयन करेंगी कि हुई या नहीं हुई। मुख्तलिफ जमातों सीटों पर जो है ये तो इतराज़ ख़त्म ही नहीं होता। कभी 25-35 पैंचर हो गए, कभी RO इलेक्शन हो गया, कभी 20 हल्के नहीं हुए, कभी ये खोल लें वो खोल लें। देखें, जो हारने वाला है वो पेशेमानी में कुछ तो करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा ग्रेसफुली साथ रफीक बन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे जो पॉजिटिव बात जो थी, जो होनी चाहिए थी, बर वक्त सियासी जमातों को चाहिए था कि वो मिल बैठती। गुज़िश्ता रात ये काम हुआ है। आप देखें पंजाब में नून लीग की जानिब से मरियम नवाज़ साहिबा को CM की सीट पे नॉमिनेट कर दिया गया है। इसी तरह मरकज़ में भी नून लीग की जानिब से अपना उम्मीदवार लाया जा रहा है। और जो सबसे पॉजिटिव बात मुझे यहाँ पे नज़र आई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नज़र आई, जिन्होंने कहा कि वो कोई वजारत नहीं लेंगे, उनकी कोई शर्त नहीं है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम में को आगे चलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे और उनके साथ बैठ रहे। और उसके साथ मैं ये समझता हूँ कि ये भी पॉजिटिव चीज़ है कि मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता रात जो अनाउंसमेंट की गई कि वो मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत तमाम सियासी जमातों को करना चाहिए और इस पर मिल बैठ कर करें। मैं ये समझता हूँ कि माजी में जो कुछ हो चुका ठीक है, वो गलत हुआ, उसका पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा, लेकिन इन चीज़ों का मैं समझता हूँ मदावा इसी सूरत में है कि बजाय इसके कि एक दूसरे की टांगें खींचते रहे, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो मिल बैठें। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट भी इस नुक्ते पर आ चुकी है कि वो आइंदा किसी भी इंतखाब में या किसी भी सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए। अगर इन सारी चीज़ों पे अमल दरामद हो जाता है, इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेप पीछे चली जाती है, सियासी जमातें अपना मेचोरिटी का किरदार अदा करती, मैं समझता हूँ यह मुल्क के लिए और उनकी मुस्तकबिल के लिए बहुत सूदमंद होगा। बहुत शुक्रिया उमैर अज़म ने बहुत तफसील से बताया कि पाकिस्तान के लिए सबसे फ़ायदेमंद ये है कि बुर्दबारी से ज़रा अब काबिल इज़्ज़त तरीके से आगे बढ़ा जाए, ताकि पाकिस्तान को डीरेल होने की बजाय बेहतर अंदाज में आगे लेके चला जा सके।